हेलो एवरीवन, दिस इज स्वर्णिमा एंड यू आर वाचिंग लॉ एक्सपो। आज मैं प्रेजेंट हुई हूँ एक बहुत ही सेंसेशनल टॉपिक के साथ और वो है यूजीसी के नए रूल्स। यूजीसी के डिस्क्रिमिनेशन एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल 2026। तो ऐसा क्या हो गया है, यूजीसी ने ऐसा क्या कर दिया है कि यूजीसी को ट्रोल होना पड़ रहा है? जैसे हैशटैग यूजीसी रोल बैक, हैशटैग यूजीसी सेम ऑन। ऐसा क्या हो गया है कि यूजीसी को सेम होने की जरूरत हो गई है? तो आज हम लोग जानेंगे इस नियम में क्या कुछ है और क्यों स्वर्ण समाज आज रोड पे विरोध कर रहा है। क्यों यूजीसी ने ऐसा नियम बना दिया, इसकी क्या जरूरत पड़ गई जिसके कारण एक समूह जो है खुद को ठगा और खुद को अत्याचारी समझने लगा है। क्यों यूजीसी के नए गाइडलाइंस ने उसे यह साबित कर दिया है कि स्वर्ण समाज अत्याचारी है और बाकी जो 3 समाज को उसने इस रूल में रखा है वही विक्टिम है। तो बने रहिएगा। आइए, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में ये गवर्निंग बॉडी है, क्योंकि और हम लोग जानते हैं कि गवर्निंग बॉडीज जो है वो हर जगह बहुत सारे, जैसे कॉर्पोरेट्स में स्टॉक मार्केट के लिए सेबी एक गवर्निंग बॉडी है और उसी तरह कमर्शियल बैंक्स के लिए आरबीआई एक गवर्निंग बॉडी है और वो जो भी रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स बनाती हैं वो सभी के लिए उसका अनुपालन करना होता है, मैंडेटरी होता है उसका अनुपालन। तो उसी प्रकार यूजीसी के भी अपने रूल्स रेगुलेशंस और नॉर्म्स होते हैं जिसमें यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को वो सारे रूल्स एंड गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के ही ग्रांट पे यूनिवर्सिटीज चलती हैं, उसके रूल्स रेगुलेशंस पे ही डिग्रियां दी जाती हैं और डिग्रियां मान्यता प्राप्त होती हैं, उनके द्वारा ही मान्यता दी जाती हैं, जिससे कि हायर एजुकेशन की डिग्रियां वैलिड होती हैं और बच्चे उसके बेसिस पे बड़ी बड़ी नौकरियां पाते हैं। तो ऐसे में यूनिवर्सिटी का किसी भी तरह का फैसला एक पढ़े लिखे समाज डायरेक्ट इफेक्ट करेंगी, उसके रेगुलेशंस इफेक्ट करते हैं, जिसी का परिणाम है कि अभी जो 2026 में जो रूल आया उसने कहीं ना कहीं तो इफेक्ट किया है, जब भी इतना ह्यूज क्राउड और इस तरह की ट्रोलिंग हो रही है। तो जो यूनिवर्सिटी है वो तो हम लोगों ने जान लिया कि केवल एक गवर्निंग बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी है, हायर एजुकेशन का एक गवर्निंग बॉडी है और इसके रूल्स और रेगुलेशंस अगर अच्छे से फॉलो नहीं होते हैं तो इसका इम्पैक्ट वहाँ के यूनिवर्सिटी के अपने एफिलिएशन को रद्द करा सकती है, एक कॉलेज को बंद करवा सकती है। अगर ग्रांट देना यूजीसी बंद कर दे तो एकेडमिक पूरा वो एकेडमिक सेशन खराब हो सकता है। एक यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी की मान्यता रहेगी, कौन सी यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द होगी, कौन से कोर्सेज, कौन से प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटीज में चलेंगे, कौन से प्रोग्राम्स बंद कर दिए जाएंगे, ये पावर एकमात्र यूजीसी को है। तो फिर क्या जरूरत पड़ गई कि यूजीसी को भी इस तरह का कोई नियम लाना पड़ गया, जहां हर जाति के बच्चे साथ साथ पढ़ते हैं, जहां कोई जाति विभेद जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। यूजीसी को नए नियम की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों उसे इस तरह का नियम लाना पड़ा, इसके पीछे की क्या कहानी रही, तो आज हम इसको भी जानेंगे। जैसा कि अपने देश में हर सेकंड कुछ ना कुछ क्राइम होता है, कुछ लिखे जाते हैं और कुछ नहीं लिखे जाते हैं, कुछ चर्चित केसेस होते हैं, कुछ बहुचर्चित केसेस होते हैं। तो हमारे पास आज ऐसे ही 2 बहुचर्चित केसेस हैं। एक है राहुल बेमुला का केस जो 2016 का है और दूसरा है पायल तड़वी का केस जो 2019 का है। राहुल बेमुला जो थे वो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीएचडी के स्टूडेंट थे और उन पर कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए यूनिवर्सिटी ने राहुल बेमुला और उसके दोस्तों को यूनिवर्सिटी हॉस्टल से बाहर कर दिया था और कुछ दिनों के बाद ही राहुल बेमुला का शव उनके ही हॉस्टल के कमरे में मिला था, जिसके बाद लोगों का आक्रोश ऐसा था कि उनके समर्थकों का यह दावा था कि राहुल बेमुला पर राजनीतिक दबाव एवं जातिगत भेदभाव हुआ था, जिसके कारण उन्होंने सुसाइड किया। हालांकि बहुत तरह की बातें, रोज रोज कहानियां अलग अलग तरह की सामने आई न्यूज़पेपर्स में और टीवी चैनल्स पे, तरह तरह के रिसर्च के बाद अलग अलग बातें सामने आ रही थी और लास्ट में तो ऐसा भी आया कि क्योंकि वो एससी होने का दावा कर रहे थे, ऐसे में जातिगत भेदभाव की बात उठी थी, तो पता चला कि वो एससी एक्चुअली थे ही नहीं। उन्होंने शेड्यूल कास्ट का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। तो खैर वो अलग बात थी। पहला मामला वो रहा। दूसरा मामला जो पायल तड़वी का था 2019 का, वो वीआईएल नायर हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट पीजी की स्टूडेंट थी और उन्होंने उनका भी उसी प्रकार से अपने ही हॉस्टल रूम में उन्होंने सुसाइड किया था और उनके परिवार परिजनों ने 3 सीनियर डॉक्टर्स पे आरोप लगाया था
कि उन तीनों सीनियर डॉक्टर्स उनकी बेटी के साथ रैगिंग और उस पर जातिगत भेदभाव करते थे, जिससे तंग आकर के उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। वो तीनों ही डॉक्टर्स जो सीनियर डॉक्टर्स थे, उन तीनों पे एट्रोसिटीज एक्ट लगाया गया, रैगिंग एंड एट्रोसिटीज एक्ट लगाकर तीनों की गिरफ्तारी हो गई और उन पर कार्रवाई किया गया, क्योंकि ये भील जाति की थी या आदिवासी लड़की थी। दो मामले थे। इसके बाद 2019 में ही इन दोनों के, राहुल वेमुला और पायल तडवी के पेरेंट्स सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं और वो एक याचिका दायर करते हैं, क्योंकि पायल तडवी और राहुल वेमुला के पेरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और वहां पर एक शब्द उसमें जो सबसे ज्यादा हाईलाइट थी वो था इंस्टीट्यूशनल डेथ, क्योंकि दोनों का ही सुसाइड जो था वो इनके हॉस्टल रूम में हुआ था, तो इसको एक नाम दिया गया था इंस्टीट्यूशनल डेथ। तो इस सुप्रीम कोर्ट का यह भी क्वेश्चन था कि ऐसे इंस्टीट्यूशनल डेथ्स को कैसे रोका जाएगा, कि इस तरह के जातिगत भेदभाव यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में जो हो रही हैं वो किस प्रकार बंद होंगी। तभी सुप्रीम कोर्ट का भी ध्यान गया और इस मामले ने तूल पकड़ा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसी यूनिवर्सिटीज के गवर्निंग बॉडी यूजीसी से पूछा कि भाई इस तरह के जो मामले यूनिवर्सिटीज में हो रहे हैं, आपने इसके लिए क्या किया? आपने इस तरह की जो जातिगत भेदभाव में लोगों की जाने जा रही हैं, विद्यार्थियों के साथ इस तरह का भेदभाव हो रहा है, इसे रोकने के लिए क्या आपने कुछ किया? अब यूजीसी ने 2025 में एक ड्राफ्टेड रेगुलेशन जाति के आधार पर बनाकर सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया, जो था जनरल वर्सेस ओबीसी एससी एसटी। और इस रूल में जो भी स्वर्ण छात्र छात्रा या प्रोफेसर या स्टाफ अगर किसी ओबीसी एससी एसटी के साथ किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव करता है तो उसके लिए तुरंत शिकायत कराई जा सकती है। और इसके लिए बजाते पूरा एक विधान तैयार किया गया कि कब शिकायत दर्ज होगी, कहाँ शिकायत दर्ज होगी, कौन ऑम्बड्समैन होंगे, किस तरह की कमिटी होगी, कितने मेंबर्स होंगे, ये सारा कुछ एक स्ट्रक्चर बनाया गया और इस नियम को लाया गया है। नियम ये है कि अगर समानता की बात हो रही है तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत सारी समानताओं की बात हुई है ऑलरेडी, तो फिर ये एक नियम ला करके यह किस प्रकार की समानता की बात कर रहे हैं? ऑलरेडी तो पहले ही मेरिट के बेसिस पे, मेरिट को दरकिनार करके उन लोगों को आरक्षण दे के जिस प्रकार से मेरिट में, गवर्नमेंट जॉब्स में, एडमिशंस में, हर जगह पे उन्हें समानता दिया जा रहा है, तो अब केवल पढ़ने के लिए एकेडमिक सेशंस में, कॉलेजेस में इस प्रकार का जो नियम लाया गया है वह कहाँ तक जायज है ये तो मुझे नहीं मालूम। एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल 2026 में क्या तत्काल कौन सी पनिशमेंट होगी? तो डिग्री हॉल्ट होंगी। यूजीसी द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में बैठने से आप बैन हो जाएंगे और बिना डिग्री के आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अपात्र होंगे। लेकिन जो मामला है वो इसके कॉन्स्टिट्यूशन बेस में ही एक कमजोरी है, वो ये कि सरकार या यूजीसी के पास ऐसा कौन सा लिटमस पेपर आ गया जिसपे उन्होंने जांच लिया कि जो सामान्य वर्ग होगा वही ओबीसी एससी एसटी को प्रताड़ित करेगा, भेदभाव करेगा। अगर इसी के रिवर्स में देखेंगे तो क्या जनरल के साथ ऐसा नहीं हो सकता है? तो फिर ये भी एक बहुत ही संवेदनशील मामला समझ में आ रहा है। अगर रिवर्स में देखते हैं तो इसके लिए क्या उपबंध किया है यूजीसी ने? क्या कभी जो सामान्य वर्ग है क्या उन पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं होती है? क्या यूजीसी इस चीज को सुनिश्चित कर पाएगा कि उन पर किसी भी प्रकार के, उनके जाति को लेकर के किसी भी तरह की टीका टिप्पणी? क्योंकि अभी हाल ही में न्यूज चैनल्स पे हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बीएचयू और जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स जो है वो ब्राह्मणों के खिलाफ नारे लगा रहे थे। दीवालों पे लिखा जा रहा था, तिलक तराजू और तलवार, जूता मारो इनको चार, ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी। इन सब पर किसने संज्ञान लिया? क्या किसी ने संज्ञान लिया? क्या वो स्टूडेंट्स नहीं थे? क्या वहां ब्राह्मण और सामान्य वर्ग के छात्र छात्राएं नहीं पढ़ रहे थे? पढ़ रहे थे ना, पर उनके लिए तो किसी प्रकार का कोई नियम नहीं बदला। तो ऐसा ही अगर रिवर्स में देखें, और दूसरी एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो यहाँ पे जातिगत भेदभाव है वो स्वर्णों में भी कई जातियां हैं, जैसे कि ब्राह्मण, राजपूत, लाला, कायस्थ, जैन, उसके बाद जो एटसेट्रा। तो उन जातियों के खुद की जाति में भी विभेद है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहेंगे कि जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों में भी लोग, उनमें भी अब सब कास्ट हो जा रहे हैं कि वो मैथिली ब्राह्मण है,
कोई कान्यकुब्ज ब्राह्मण है, कोई साकलदीपी ब्राह्मण है, तो लोग आपस में भी ऐसा करते हैं कि मैं मैथिली हूँ तो मैं श्रेष्ठ हूँ, कान्यकुब्ज कहते हैं नहीं मैं कान्यकुब्ज हूँ तो मैं श्रेष्ठ हूँ, तुम मुझसे निम्न हो। तो ऐसे तो कास्ट में भी होता है, राजपूतों में भी होता है, बनियों में भी होता है। तो ऐसे में कास्ट के आधार पर इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन बनाना, वो भी यूनिवर्सिटीज के अंदर में, ये कहाँ तक जायज है, इस विषय पर भी सोचने की जरूरत है। अभी फिलहाल तो यही हुआ है, जनरल वर्सेस ओबीसी एससी एसटी। ऐसे में जो जनरल है, जो स्वर्ण समाज है, वो माइनॉरिटी में आ गया है, और ऐसे में किसी एक वर्ग को माइनॉरिटी में ला करके चारों तरफ से घेर के उसी को आरोपी बनाना, उसी को अत्याचारी साबित करना, और उसके लिए किसी प्रकार का उपबंध उनके बचाव में किसी तरह का कोई उपबंध नहीं रखना, इस नियम की सबसे बड़ी कमजोरी है। और विवाद का मामला यही है, यही से विवाद शुरू होता है कि अब सामान्य वर्ग के लिए आपने बचाव का क्या रखा है, बचाव के लिए क्या है। वो शिकायत नहीं कर सकते हैं, वो अपना पक्ष बहुत अच्छे से नहीं रख सकते हैं। अगर रखते हैं और उनका वो सामने वाले के दावों को गलत साबित कर देते हैं, तो फिर उस पक्ष के लिए किसी प्रकार की पनिशमेंट का कोई जिक्र ही नहीं है। सजा केवल सामान्य वर्ग के लिए है, उस वर्ग के लिए है ही नहीं। उस वर्ग को अगर ऐसा यूनिवर्सिटीज में अब अगर जनरल के कोई प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं और किसी ओबीसी एससी एसटी को समझ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए बहुत आसान हो गया है कि वो जा करके या कह के शिकायत दर्ज करा दे कि ये प्रोफेसर साहब तो जनरल हैं और मैं एससी एसटी का ओबीसी का छात्र हूँ, ये मुझे ठीक से पढ़ाते ही नहीं है, ये मेरे साथ जातिगत भेदभाव करते हैं, जबकि वो क्लास में सभी को समान रूप से पढ़ा रहे हैं। हो सकता है कि यह आपके समझ की भूल थी कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन उस समय शिकायत दर्ज प्रोफेसर साहब के विरुद्ध तो हो ही जाएगा, और जो भी कार्रवाई होनी है वो शुरू की जाएगी, क्योंकि इनका पक्ष बहुत अच्छे से पता नहीं सुना भी जाएगा या नहीं, या सुना जाए और ये सही साबित हो भी जाए, तो उस छात्र के लिए किसी प्रकार की पनिशमेंट का कोई प्रावधान इस नए नियम में नहीं है। तो फिर आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि आखिर विवाद का कारण क्या है और यूजीसी को क्यों शर्म आनी चाहिए। यहाँ बात जातिगत समानता की हो रही है, जहां पहले से ऑलरेडी यहाँ इक्विटी रूल को दिखाया जा रहा है, जहां ऑलरेडी पहले ही मेरिट को दरकिनार करके मेरिट में, एडमिशन में, गवर्नमेंट जॉब्स में हर जगह पे आरक्षण देके उन्हें पहले ही समानता दी जा चुकी है। वहां इस तरह के नियम को फिर से लाना, बार बार लाना, लाइक पहले भी एट्रोसिटीज एक्ट लाना, जबकि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में उन लोगों के लिए हर एक समानता का प्रावधान है, फिर यूनिवर्सिटीज में छात्रों के बीच इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन खुद पैदा कर देना। समानता के नाम पर अभी तक तो यह एक विभेद ही समझ आ रहा है। यहाँ कहाँ समानता है, यही लोगों के समझ से परे है, स्वर्णों के समझ से परे है। तो आइए इसका जो पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया गया है उसमें से थोड़ा कुछ जानते हैं। जैसे कि न्यू कैंपस स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा, इक्विटी कमिटी होगी, इक्विटी स्क्वाड्स होंगे, इक्विटी एम्बेसडर्स होंगे एंड इक्विटी हेल्प लाइन होगा। ध्यान से देखेंगे, अब एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा, क्या पहले नहीं हुआ करता था? या उनके लिए अपॉर्चुनिटी इक्वल नहीं थे, या हम में से किसी को भी कम अपॉर्चुनिटी मिलती थी, या अपॉर्चुनिटी में कोई विभेद था? खैर, अब एक कमिटी होगी, इक्विटी कमिटी जो कहलाएगी, क्योंकि यह तो इक्विटी रूल है ना। इक्विटी के लिए स्क्वाड होगा, इक्विटी एम्बेसडर्स होंगे और हेल्पलाइन नंबर होगा। अब इसकी कार्रवाई कैसी होगी, अब हम लोग उसको समझेंगे। तो अब देखेंगे हाउ अ कंप्लेंट मूव्स। इस रूल में कंप्लेन कितना फास्ट मूव होगा और क्या स्ट्रक्चर बना है। जो कंप्लेन है वो फाइल किया जाएगा, कंप्लेन कमिटी को 24 घंटे में ही प्राप्त हो जानी चाहिए, और इसका रिपोर्ट 15 वर्किंग डे के अंदर ही हो जाएगा, और एक्शन 7 वर्किंग डे में ही लिया जाएगा। मतलब रिपोर्ट जैसे ही वर्किंग डे में रिपोर्ट बनेगा, उसका एक्शन 7 दिनों के भीतर ही होगा। और अगर यहाँ पे किसी तरह से एक क्वेश हो जाता है तो इसकी अपील ओम्बड्समैन लोकायुक्त के पास होगी। मतलब इसका जो पूरा टाइमलाइन है इस रेगुलेशन का, वो पूरा फिक्स्ड है और बहुत फास्ट है। अगर इसका वो पूरा प्रोसेस चलेगा तो पता नहीं कितनी पारदर्शिता होगी पूरे मामले को समझने में और एक निर्णय पर आने में। आइए इसके बाद और क्या कुछ हुआ है
वो देखते हैं। रिकॉग्निशन, ये कुछ पेनाल्टीज इस रूल में दिए गए हैं जो कि यूनिवर्सिटीज को और कॉलेजेस के लिए होंगी, जैसे कि बार्ड फ्रॉम यूजीसी स्कीम, यूजीसी के किसी भी स्कीम को रोक दिया जाएगा, और डिग्री प्रोग्राम्स हॉल्टेड, जो भी डिग्री प्रोग्राम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में चल रही होंगी उनको अगर अच्छे से नहीं कंप्लायंस कर सकते हैं, अगर वो इस रूल के अच्छे से नियम का अनुपालन नहीं करा पा रहे हैं, तो फिर प्रोग्राम्स भी हॉल्ट कर दिए जा सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज विड्रॉ कर लिए जाएंगे, और लॉस ऑफ यूजीसी रिकॉग्निशन, जो मान्यता मिली है यूजीसी की वो खत्म कर दिया जाएगा। तो मतलब एक अनड्यू प्रेशर भी है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को इस नियम को स्ट्रिक्टली फॉलो करने और कराने की। यूजीसी क्योंकि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक गवर्निंग बॉडी है यूजीसी और यूनिवर्सिटीज की, और क्योंकि यह कोई नियम नहीं है, यह कोई कानून नहीं है, यह सिर्फ एक उनका अपना रेगुलेशन है। फिर से क्लियर करना चाहेंगे, अब तक जो हमने पूरा सेशन आज देखा उसमें यह तो क्लियर हो ही जाना चाहिए कि जो यह रूल आया है वो कोई कानून नहीं है, क्योंकि कानून ऐसे ही नहीं बन जाता है, उसे संसद में एक बिल के तौर पर लाकर उसे राज्यसभा और लोकसभा में पास करा के फिर राष्ट्रपति का उसमें सिग्नेचर चाहिए होता है, तब जाके कोई कानून बनता है। इसलिए यूजीसी का केवल एक नियम है जिसे सुप्रीम कोर्ट के अनुपालन में इसको लागू किया गया है, और यह कोई कानून नहीं है, इस भ्रम को मतलब हटा लेंगे अपने दिमाग से। तो चलिए, अभी जितना हम लोगों को एज अ टीचर और आप लोग एज अ स्टूडेंट जितनी जानकारी हमें इस नियम के विषय में पता होनी चाहिए थी, उतना आई होप कि इस पूरे सेशन में आप लोगों को पता चल गया होगा। तो फिर इसी तरह की नए टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक और लॉ से संबंधित टॉपिक्स के साथ हम नेक्स्ट डे फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।